अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सीधी बात में आप सबका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं मैं हर रोज़ एक नई शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराता रहता हूं, आपको रूबरू कराता हूं। उसमें समाजी जो है इशू भी होते हैं और सियासी भी हैं। काफ़ी हर इशू पे कम से कम हम बात करते हैं। और आज की घड़ी में मेरे साथ एक नामवर हस्ती जुड़े हैं। तो जो प्रेजेंट सिनेरियो है सियासत का, उस पे हम डिस्कस करेंगे। आज मेरे साथ एडवोकेट मारूफ खान साहब हैं, जिनको आप बखूबी जानते हैं। खान साहब, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। थैंक यू, शुक्रिया। खान साहब, सबसे पहले हम बात करें कि आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी से वाबस्ता हैं। तो अभी हाल ही में महबूबा मुफ्ती साहिबा जो हैं वो रिलीज़ हुई हैं डिटेंशन से। उस पे आप कैसे उसको देखते हैं, कैसे नज़र डालेंगे? देखिए, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती, प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, 14 माह 8 दिन के बाद आरास्त से गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर उसूली कैदबंद से आज़ाद हुई हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हक की, सच्चाई की फतह है। झूठ और ज़ोर ज़बरदस्ती की शिकस्त हुई। तो जिसको सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर में नहीं, हिंदुस्तान भर में आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले लोग अच्छी नज़र से देखते हैं और ये महसूस करते हैं कि ये 14 माह 8 दिन जो हैं ये कैदबंद किसी असूल के तहत नहीं थी, बेअसूली, ज़ोर ज़बरदस्ती, दौंस दबदबे पर थी। और उसकी आखिर शिकस्त जो है उन्हें माननी पड़ी और सच्चाई और असूल पर खड़ी लीडर जो है उसे बाहर छोड़ना पड़ा। उसी पे जैसे कल महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया था। उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कश्मीर का झंडा टेबल पर रखा हुआ था, जम्मू कश्मीर का झंडा टेबल पर रखा हुआ था। और उस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ रिएक्शन आया है। उनका ये कहना था कि महबूबा मुफ्ती को यहाँ नहीं पाकिस्तान भेजना है, पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तो इसमें आप क्या कहेंगे? ये क्यों पार्टियाँ ऐसा, अगर इधर भी सियासी पार्टी है और उधर से भी सियासी पार्टी ऐसा रिएक्शन क्यों कर रही है? देखिए, ये बदकिस्मती है। जम्मू कश्मीर के रहने वाले किसी भी फर्द को जो लोग ये कहें कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, मेरे ख्याल में उनसे ज्यादा किसी का अकल का दिवालिया नहीं है। जम्मू कश्मीर के ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का रिश्ता हिंदुस्तान के साथ जोड़ा है। और घर के मालिक को ये कहा जाए कि तू घर छोड़ के चला जा, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहने वाला कितना अक्लमंद है और या उसके अक्ल का कितना दिवालिया निकल चुका है। बाकी बीजेपी जब से पावर में आई है पूरे हिंदुस्तान में, बिल्कुल जो भी कोई सच्ची बात करता है, जो आइन की बालादस्ती की बात करता है, जो कानून की बात करता है, जो सेकुलरिज्म की बात करता है, जो जमहूरियत की बात करता है, उसको सीधा एक ही इनका जवाब होता है, पाकिस्तान चले जाओ। ना जाने कि पाकिस्तान में इन्होंने क्या रखा है। और जो ये कहते हैं अगर वहाँ इनका कोई ज़्यादा कोई ताया मामा है तो ये जाएं, यहाँ के रहने वाले लोग क्यों जाएंगे? बिल्कुल, इसी पे हम बात करेंगे। महबूबा मुफ्ती का अगर अभी भी स्टैंड है स्पेशल स्टेटस को लेके, 35 से 370 को लेके, स्टेटहुड को लेके, तो आप क्या समझते हैं एज ए वकील, जिसको हम लोग बार बार ये मानते हैं, लोगों का कहना है, सियासी पार्टियों का कहना है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि एक गैर कानूनी तरीके से इसको तोड़ा गया है। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि गैर कानूनी अगर है तो क्या चीज़ है? जैसे अभी 26 अक्टूबर भी आने वाली है, उसमें भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बयानात आए हैं कि हम खुल के ये चीज़ जो है यहाँ झंडे तिरंगे बुलंद करेंगे। तो उसमें आप कैसे समझते हैं कि गैर कानूनी तरीके से कैसे एब्रोगेट किया, क्या फिर उसको तस्लीम कैसे किया, किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ? देखिए, इससे रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को, किसी एक तबका के लोग नहीं, जितने भी तबकात रियासत जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जिस मर्जी मजहब के मानने वालों, जो अकल रखता है, जो हिंदुस्तान के आइन और एक्सेशन
इंस्ट्रूमेंट का वाकफ है, किन असूलों के बुनियाद पर उस वक्त के महाराजा आजहानी हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर का रिश्ता हिंदुस्तान के साथ जोड़ा, और वो रिश्ता जोड़ने में उस वक्त के अवामी कदावर लीडर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भी शामिल थे। उन असूलों को जिस तरह से पामाल करते हुए, उन शराइत को जिस तरह से कुचलते हुए, गैर कानूनी गैर आईनी ढंग से बेअसूली के साथ वो खुसूसी मुराद और उन शराइत को ख़त्म किया गया, तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान भर में आइन से वाकिफ लोग, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से वाकिफ लोग, और जम्मू कश्मीर की पूरी तारीख का जो तारफ रखते हैं और जिन्हें कुदरत ने अकल दे रखी है, वो ये महसूस करते हैं कि ज़्यादती है, जुल्म है, ये दौंस दबदबा है, ये एक किस्म की डिक्टेटरशिप है, और इसकी मजम्मत बहुत सारी इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उन्होंने भी किया है। बहुत सारे बैरुल कौमी सतह पर बहुत सारे ममालिक और बरतानिया जैसे मुल्क के पार्लियामेंटी हाउस में इस सिलसिला में करारदाद पास हुई है। उनने कश्मीर से कुछ नहीं लेना है, लेकिन वो लोग आइन, असूल और कानून से वाकिफ हैं, जो ये कहते हैं कि जो हुआ, जो नाचते हैं, जो नाचने की बात करते हैं, हम ये करेंगे वो करें, ये बेचारे अकल के भी अंधे हैं और कानून, आइन और दस्तूर के तमाम असूलों से नावाकिफ है। नावाकिफ है। इसी में हम बात करें, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कुछ जो रियासतें उनमें इंतखाबात की जो है वो तैयारी की जा रही है, तो कल की एक रैली में वज़ीर आज़म का हमें एक बयान सुनने को मिला था, उन्होंने कहीं ना कहीं फिर 370 का जिक्र किया, तो इसको क्या समझते हैं आप कि उन्होंने वो फिर से 370 का जिक्र लाना? इसमें महबूबा मुफ्ती का भी रिएक्शन था कि आप इसको एक सियासी तो तरीके से इसको अपना सियासत बना रहे हो और उस पर एक वोट बैंक आप ख़रीदना चाहते हो, आप वोट बैंक जो है वो वोट हासिल करना चाहते हो 35 की आड़ में। देखिए, बीजेपी आरएसएस का जो हिंदुत्व एजेंडा है, उसमें बीजेपी का ये भी जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी का माहौल पैदा करने का भी एक एजेंडा था, जिसके तहत उन्होंने जो करना था वो 5 अगस्त 2019 को वो कर गुजरी, जिसकी दुनिया भर से लानत मलामत भी हुई और आज तक जारी है और ये रहेगी आगे भी। अब उसको मोदी जी से आप क्या तवक्का रखते हैं? हमारे वीर बहादुर हिंदुस्तान के जवान जो है पुलवामा में शहीद हुए, उनकी शहादत हुई, और ये मोदी जी और इनकी जमात उनकी लाशों को कंधे पर उठा के पूरे हिंदुस्तान में उन लाशों पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा। अब और कोई मुद्दा इनके पास बचा नहीं है। हालांकि शर्मनाक बात है कि गलवान वादी में चाइना जो है वो हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के बाकोल 3600 स्क्वायर किलोमीटर वो अंदर आ चुका हुआ है, और वहां हमारे जो वीर बहादुर लड़ते हुए और दुश्मन को पीछे धकेलने की कोशिश करते हुए शहादत उन्होंने पाई, उस पर शर्मिंदा होने के बजाय हमारा प्राइम मिनिस्टर उसको भी जो है वो हिंदुस्तान के इस इलेक्शन में मुद्दा वो बना के उसको भी एक हथियार इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर में गलतियां इंसानों से होती हैं, गलती हुई है हिंदुस्तान गवर्नमेंट से, पार्लियामेंट को मिसयूज किया गया है, लेकिन आज वक्त की ज़रूरत है इस सेकुलर मुल्क को सरखरू रखने के लिए, बैरुल कौमी सतह पर इसकी बनी हुई उम्मीद को कायम रखने के लिए, और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का जो रिश्ता हिंदुस्तान के साथ जिस जज्बे के तहत उन्होंने जोड़ा था, उस जज्बे को कायम रखने के लिए ये ज़रूरी था कि वो एक कदम पीछे हटते और वो ये कहते कि एक मोदी पर 20 मोदी खड़े कर दो। पंडित जवाहरलाल नेहरू था,
महात्मा गांधी था। हम दुनिया के सामने बासियत हिंदुस्तान का लीडर गांधी जी से बड़ा कोई ना उनके बाद पैदा हुआ है ना आइंदा उम्मीद है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू से बड़ा स्टेट्समैन, बड़ा डिप्लोमेट और उससे बड़ा बैरुल-अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान की छवि कायम करने वाला कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर ना हुआ है ना होगा। ये सोचने की जरूरत थी इन्हें कि इन लोगों ने, अगर नेहरू जी और उनकी टीम ने कुछ मुराद जम्मू कश्मीर को दी और एक अनहोनी को होनी करके दिखाया, तो हमें उनके नक्शे कदम पर चल के इस रिश्ते को और मजबूत करना चाहिए। बजाय उसके आज जम्मू कश्मीर में एक अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। पड़ोस से जम्मू कश्मीर की जो जमीन उस वक्त के महाराजा हरि सिंह की उस रियासत जिसके वो वाली थे और आज भी वो वारिस हैं, उनकी उस बनाई हुई रियासत की जमीन को लोग जो है हथियाने के लिए, चाहे वो चाइना हो चाहे कोई दूसरा पड़ोसी हो, वो हथियाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्या अखलाकी जरूरत बनती है मोदी जी के पास और इनकी टीम के पास? जम्मू कश्मीर का हलाक जब किया गया तो उस इलाके में यह भी शामिल है कि डिफेंस आपके पास होगा। ये डिफेंस नहीं कर सके। ये जमीन जम्मू कश्मीर की रियासत जो है उसका 1 इंच जमीन जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की गैरत का मसला है। हम ये सवाल पूछते हैं इनसे कि इसीलिए इलाका आपके साथ किया गया था कि आप अंदर रहने वाले जो हैं उन पर जुल्म जबरदस्ती करोगे, उन पर नाइंसाफी की चक्की फेरोगे और बाहर के जो हैं उनसे जमीन वो जो है आपसे हथियाने वाले जब आगे आएंगे तो उनके सामने आप हाथ जोड़ के लेट जाओगे। इसलिए मोदी साहब इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज पढ़े लिखे लोगों का दौर है। आज उस बिहार में कन्हैया कुमार जैसा पढ़ा लिखा एक नौजवान भी है और उसके अलावा वहाँ के बड़े दानश्वर लोग हैं। वो ये जानते हैं कि कज़िया ज़मीन बरसरे ज़मीन, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इसी पे बात करें मारूफ साहब, गुपकार डिक्लेरेशन जब हुआ तो कहीं ना कहीं सियासी खेमों में हलचल मची, सेंटर तक हलचल मची। फ़ारूक अब्दुल्ला को ईडी ने दोबारा तलब कर लिया। तो गुपकार जो डिक्लेरेशन है इसको आप कैसे समझते हैं, क्या समझते हैं कि वो कैसे कामयाब होगा और मेन जो मुद्दा है गुपकार का क्या है? मैं भी दुआ गो हूँ, आप भी दुआ करें कि गुपकार डिक्लेरेशन में जो जमातें या जो हमारे लीडर साहिबान शामिल थे, अल्लाह तबारक व तआला उनकी ये अक्ल सलीम जो है इसको कायम रखे और वो आपस में जुड़ मिल के रहे। आज तक ये कोशिश की गई है कि जम्मू कश्मीर की लीडरशिप या जो आदमी जी शाऊर था उसको एक को दूसरे के साथ ना जुड़ने दिया जाए। उसी के नतीजे में आज 1.5 इंच की मस्जिद जो है यह जमातों की शक्ल में बनाई जा रही है। यहाँ के जी शाऊर लोग जो हैं उनको रास्ते से भटका के मुख्तलिफ खीमों में उन्हें बटा जा रहा है। तो वो एक अच्छे नज़रिए के साथ रियासत जम्मू कश्मीर के मजबूती, इताद और हिंदुस्तान के झंडे की सरबुलंदी के लिए, हिंदुस्तान के आइन की सरबुलंदी के लिए वो डिक्लेरेशन हुई है। उसके साथ सारे जम्मू कश्मीर के लोगों को खड़ा रहने की ज़रूरत है। काफ़ी लोगों का ये मानना है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड में जाते रहते हैं, तो काफ़ी लोगों का ये मानना है चलो गुपकार ठीक है, अभी देर आए दुरुस्त आए। लेकिन इससे पहले हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, हम PDP की बात करें, बीच में कांग्रेस की सरकार भी रही है, क्या उस वक़्त 35A और 370 की मजबूती के लिए इन पार्टियों ने जो इक़्तिदार में हुकूमतें रही हैं उन्होंने क्यों नहीं सोचा? मैं ये समझता हूँ कि जो लोग तारीख़ के वाकिफ़ हैं, आइन के वाकिफ़ हैं, वो ये सब जानते हैं। इस पर टिप्पणी मेरी मुनासिब नहीं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई अगर साहब आपके
हाथों आए तो उनसे ये पूछे तो ज़्यादा मुनासिब है। नहीं, सरकार अब हम लास्ट इलेक्शन की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के साथ पीडीपी की हुकूमत थी, सरकार गिराई गई एक मंसूबे के तहत, तो क्या पीडीपी को भनक तक नहीं हुई इन चीज़ों की? नहीं, पीडीपी को बिल्कुल भनक थी, इसलिए कि जो कुछ पीडीपी के कंधे पर रख के वो जम्मू कश्मीर में करना चाहते थे वो हमारी लीडर ने माना नहीं। उसमें तरह तरह के दबाव की कोशिश करते थे तो वो मोहतरमा हमेशा ठकरा देती थी, उन्होंने वो माना नहीं। वो उन्होंने आपने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी है, जिसमें इजाफे के तौर पर मैं ये कहूँगा कि उधमपुर का जो वो मासूम बच्ची का रसाना रेप एंड मर्डर केस, उस पर जो स्टैंड था मोहतरमा का, उसे लेके कहीं न कहीं सदमा जो आरएसएस और बीजेपी के अंदर था, और ये पीडीपी के जुमा लोग ये जानते थे कि जो ये हमसे तवक्का रखते हैं वो हम करने वाले नहीं, तो ये किसी वक्त भी कोई षड्यंत्र खेल सकते हैं, उन्होंने खेल दिया। तो अभी आप क्या समझते हैं, अभी जो सरकार ने एक और चीज़ नई लाई है, जैसे डीडीसी के इलेक्शन की अगर हम बात करें, इस इलेक्शन को आप क्या समझते हैं कि इससे जो असेंबली का इलेक्शन है वो डेफर दूर होगा या उसमें टाइम लग सकता है? ये क्यों मरकज़ी सरकार ने ये ऐसी पॉलिसी शुरू की है? देखिए, जब इन 370 और 35 से ख़त्म किया, जब रियासत को दुनिया के बदतरीन हरकत ये करते हुए रियासत को तोड़ के 2 यूटीज बनाई, ठीक, तो इनका दावा क्या था? वहां बेरोजगारी खत्म कर देंगे, वहां रोजगार के जो है समुंदर जो है वो हम फैला देंगे, वहां जो है इंडस्ट्रीज लग जाएंगी, वहां की तालीम और हेल्थ उसको दिल्ली से भी ज़्यादा डेवलप किया जाएगा, वहाँ के पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो ये महसूस करेंगे कि अब हमें आज़ादी मिली है, महंगाई को दूर कर देंगे। क्या हुआ? डेवलपमेंट कहीं आपको दिखने को मिलती है? जो पीडीपी की क़यादत वाली गवर्नमेंट के दौरान सड़कों के जो प्रोजेक्ट बने उन पर टेंडर हुए, ठेकेदार परेशान है कि पैसा नहीं, महकमा परेशान है कि ठेकेदार काम नहीं करता, मजदूर परेशान है कि दोनों हमें देते कुछ नहीं, बेरोजगार, पीएचडी हमारे नौजवान बच्चियां बच्चे ओवर एज हो चुके हैं और कुछ हो रहे हैं, वो रोज इनकी जान को रोते कितने इंजीनियर और डॉक्टर्स वो बेरोजगारी के ये इस मुसीबत सदमे में मुब्तला हैं। महंगाई कहां जा रही है? डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं। हमारा हेल्थ सेक्टर जो है उसका जनाजा निकल चुका है। एजुकेशन का रहस्य है कि था वो कोविड-19 का बहाना बना के पिछले 8 महीने से उसको बंद करके रखा है, तो अब इनके पास बचा क्या है? इन्होंने इसीलिए ये इलेक्शन का बहाना बना के मोहतरमा के जेल से बाहर आने की वजह से एक सियासी हलचल को देखते हुए अब इनके पास और कुछ नहीं था, इन्होंने को इलेक्शन में झोंकने के लिए ये एक नया जो है तोहफा 5 अगस्त 2019 के बाद अगर देखा जाए, जिस डेवलपमेंट की मरकज़ी सरकार ने बात की थी, जो वादे किए गए थे, जो दावे किए थे, आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई एक काम भी ऐसा हुआ है। अगर हुआ है तो जिनको कोई अगर मेरी बात पे ऑब्जेक्शन होगा तो वो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये काम हुआ है। तो लिहाजा सोचना ये है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, मरहूम मैं कहूँगा मरहूम रियासत यूनियन टेरिटरी का जो नौजवान है, जो पढ़ा लिखा तबका है, उसके साथ एक बार फिर से मजाक किया गया है। मारूफ साहब, सीधी बात में आपका बात करने का एक बात में थोड़ी सी इजाफा करूंगा। नए हमारे मुलाजम लगाने दूर की बात, कल का ही आपने वो सुना, एलजी साहब ने जो नया एक शगुफा दिया है कि 22 साल जिसकी सर्विस हो जाएगी और 48 साल उम्र हो जाएगी उसको किसी वक्त भी हम निकाल सकते हैं। नए लगाते लगाएंगे, पुरानों को निकालने के बहाने जो है तलाश कर रही हो जो गवर्नमेंट, वो बार बार लोगों को मीटिंगों और जलसों और उसमें इलेक्शनों में नहीं झोंकेगी तो कहाँ ले जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया,
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ मारूफ खान साहब, जिन्होंने बेबाकी से आपने, मुझे उम्मीद है कि आपके दिलों तक भी ये इनकी बात पहुंचेगी और आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ आपने मेज़बान महमूद ख्वाजा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।